पढ़ाने जा रही हूँ आपकी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले मैंने संप्रेषण आपको पढ़ा दिया है, अब आपको मैं पढ़ाऊंगी शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। शिक्षण मीन्स टीचिंग। टीचिंग जब हम करने जाते हैं तो हम जो है कौन कौन से सिद्धांत जो है उसमें यूज करते हैं, इसमें बच्चों को किस तरह से करके सिखाते हैं, किस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीजें आज मैं जो है इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपके जो कोर्स में है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो शिक्षण के सिद्धांत दे रखा है सेकंड चैप्टर, उसमें जो है कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए ये सिद्धांत इस तरह से। ठीक है, शिक्षण के पहले तो आपको ये जो है पता लगना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं टीचिंग को करने में। ठीक है, तो पहला मैं लेती हूँ सबसे पहले करके सीखने या क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभी इसको वन बाय वन में डिस्कस करूंगी। उसके बाद सेकंड आपके कोर्स में है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, उसका नेक्स्ट है आपका रुचि का सिद्धांत। जब तक बच्चों में रुचि नहीं होगी तब तक बच्चे नहीं सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्लासरूम में यूज करनी पड़ती है, किस तरह के बच्चे रुचि लेते हैं। उसके बाद है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। किसी निश्चित उद्देश्य के तहत ही तो हम काम करते हैं। निश्चित उद्देश्य, कोई एक एम बना लेते हैं या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, उसी के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे आपको डीएलएड कराना है तो आपको डीएलएड की सारी चीजें जो है हम पढ़ाते हैं। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, किसी भी चीज को हम चयन करते हैं, उसके बाद जो है जैसे आपका जो पाठ्यक्रम है उसका चयन किस तरह से करें, चयन का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नताओं का, कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताएं होती बच्चों में, सभी बच्चे एक समान नहीं होते, तो उनमें उनके अंदर जो भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर हम जो है किस तरह से विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवन से संबंध स्थापित करने। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। ठीक है, जीवन से मतलब जब आप डीएलएड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई एक संबंध बना रहे हो आपकी जो हमें टीचर बनना है, यानी कि जो है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। आप फालतू नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी मकसद के तहत पढ़ रहे हो। उसके बाद आवृत्ति का, आवृत्ति मीन्स रिवीजन, जो आगे मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में। आवृत्ति का सिद्धांत, इसको ऐसे समझ लीजिए ये रिवीजन होता है। आवृत्ति मीन्स रिवीजन, रिवीजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन, मनोरंजन का सिद्धांत। ठीक है, और एक और है आपका विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपके कोर्स में है। विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, लघु लघु इकाइयां, जैसे विभाजन मीन्स लघु इकाइयों में, करिकुलम में आपका जो पाठ्यक्रम है उसको लघु इकाइयों में जो है बदलकर हम जो शिक्षण करते हैं उसको कहते हैं विभाजन का, लघु
सोपान, सोपान को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्टेप्स, लघु सोपान का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपके सारे सिद्धांत हैं जो आपको 1 बाय 1 करने हैं। इसमें सारी चीजें मैं इनको डिटेल में समझाऊंगी। ये सिद्धांत आपके कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में आती हैं शिक्षण के सिद्धांत में। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता मीन्स करके सीखने का सिद्धांत। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत मीन्स मोटिवेशन, टीचर क्या करता है क्लास में, मोटिवेशन करता है, तो मोटिवेशन का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, बच्चों की रुचि के अनुसार हम जो पढ़ाते हैं। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं उसको निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत बोलते हैं। नियोजन का सिद्धांत, जो भी टीचर पढ़ाता है तो किसी मैनेजमेंट के थ्रू वो पढ़ाता है, कोई नियोजन करता है उसके हिसाब से पढ़ाता है। ठीक है, चयन का सिद्धांत, जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से इसको चयन करता है, किस तरह से उसको लघु सोपान में बांटता है, तब वो आपको पढ़ाता है। तो ये चीजें आपके जो व्यक्ति भिन्नताएं, क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में रखकर किस तरह से वो पढ़ाएगा वो भी उस पर डिपेंड करता है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर आपको जो कुछ पढ़ाता है वो किस तरह से पढ़ाता है, उसको जीवन से संबंधित करके पढ़ाता है। आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार रिवीजन कर करके वो आपको समझाता है, तो ये हुआ आवृत्ति का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत मीन्स जब वो आपको पढ़ाता है तो ऐसे पढ़ाता है कि क्लास में मनोरंजन बना रहे और वो आपको पढ़ा भी दे और सारी चीजें समझ में भी आ जाए। तो ये आपके शिक्षण के सिद्धांत हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हमें करना है। पहले तो जो मैं लूंगी क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसे करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत मीन्स क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब जो है सबसे पहले देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। अच्छा, इससे पहले मैं सिद्धांत डिस्कस करूं, इससे पहले मैं चाहूंगी कि शिक्षण के सिद्धांत होते हैं क्या है, ये सिद्धांत क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई, इसको कोई बताइए, ये शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। तो शिक्षण आप जानते हो एक क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने एवं क्रियाओं में प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उन्हें सीखने में सहायता पहुंचाता है और कुछ बताकर ज्ञान को व्यवस्थित करता है, उन्हें क्रिया विशेषों में प्रशिक्षित करता है। यह सामान्य कार्य नहीं है, इसको प्रभावशाली ढंग से संपन्न करने हेतु अध्यापक को यह जानना होगा कि बच्चे पढ़ने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं, वे पढ़ने में रुचि कब और कैसे लेते हैं और उनको सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि कैसे उनको प्रभावशाली ढंग से हम पढ़ा सकते हैं। विज्ञान व मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ आज इस क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है। इस संबंध में अनेक मूलभूत नियमों का निर्माण हुआ है, इन्हीं शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वाचस्पति देवन सहा, वाचस्पति देवन सहा बसोपते निर्मया ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शिक्षक शिष्य को देवीय मन से पढ़ाए,
और वह इस प्रकार पढ़ाए कि रमणीयता रहे और उसे सफलता मिले। मतलब जो भी कुछ वह पढ़ाए वो कैसा हो, बच्चे के लिए उपयोगी हो, ठीक है, जिससे उसे सफलता मिल सके। तो ये चीजें हैं इसमें जो हम जो है शिक्षण के सिद्धांत में लेते हैं कि टीचर को ऐसे समझाना चाहिए कि बच्चों को जिसमें सफलता मिले, ठीक है। उसका नेक्स्ट, इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षण कला का विकास बहुत पहले से होने लगा था। प्रभावशाली शिक्षण के कारण ही उस समय भारत जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां इसी उद्देश्य से लिखी थी और भरत मुनि ने नाटक के विषय में इसकी घोषणा की थी। यह मनुष्यों का मनोरंजन करेगा और आचरण की शिक्षा देगा। ये उसने बताया था कि जो है किस तरह से आचरण की शिक्षा एक गुरु दे सकता है। शिक्षण करने से पहले पाठ्य वस्तु को निश्चित करना, उसे पढ़ाने के उद्देश्य को निश्चित करना, पढ़ाने हेतु उचित अंशों व इकाइयों में विभाजित करना, उसे विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करने की योजना बनाना, समाज सम्मत व्यवहार से उस योजना को चलाना आवश्यक होता है। इन्हीं सब तत्वों के शिक्षण को मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। सारी चीजें हम क्या क्या करें, सारी चीज मैनेज करके चलें, तभी उसी को हम कहते हैं शिक्षण के सिद्धांत। अब सबसे पहले था आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता पूरे चैप्टर में इसमें ये सिद्धांत है, इन्हीं को जो है डिटेल में डिस्कस करना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत मीन्स करके सीखने का सिद्धांत। इसको करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है पूरा एक ही है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता जाता है। बच्चे क्या और कितना सीखते हैं ये इस बात पर निर्भर है कि बच्चे शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कितने क्रियाशील हैं तथा शिक्षक उन्हें किस तरह क्रियाशील कर रहा है। परिणाम की दृष्टि से देखें तो एक बार किसी ज्ञान को ग्रहण करने या किसी क्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए अभिप्रेषित कर दिए जाते हैं और मानसिक दृष्टि से क्रियाशील रहते हैं, तभी यथा ज्ञान को ग्रहण करने अथवा क्रिया दक्षता प्राप्त करने में रुचि दिखाते हैं। मानसिक क्रियाशीलता पर ही शारीरिक क्रियाशीलता निर्भर करती है। मानसिक क्रियाशीलता किस पर डिपेंड होती है? बराबर शारीरिक क्रियाशीलता। दोनों को क्रियाशील बनाया जा सकता है, ठीक है। दोनों को, टीचर का क्या काम है, दोनों तरह से बच्चों को क्रियाशील बनाए। जिन बच्चों को किसी नवीन ज्ञान ग्रहण करने तथा क्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर दिया जाता है, वे उस ज्ञान को ग्रहण करने अथवा दक्षता प्राप्त करने हेतु मानसिक व शारीरिक दोनों दृष्टि से क्रियाशील हो जाते हैं। इसमें जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, जैसे W.M. रेवर्न ने बताया है, रायवर्न के अनुसार, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें लिख रही हूँ, बाकी मैं बोल रही हूँ तो आप जो है उसको करिएगा। रायवर्न ने क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, the principle of activity on the part of the
on the part of the book pupil, pupil means जो उनके जो है शिष्य हैं, pupil is of the first importance in all teaching. First importance in all teaching. ये बताया था, ये सिद्ध किया है कि शिक्षण करते समय बच्चों की मूल प्रवृत्तियां एवं इंद्रियों का जितना विकास होगा या जितना भी प्रयोग किया जाता है, शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होता है। बच्चों में रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हमें शिक्षण में बच्चों को इन जन्मजात प्रवृत्तियों को या शक्तियों को जो है क्या करना है, प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को कुछ ना कुछ इसमें जो है आदत होती, कुछ ना कुछ करते रहते, तो उनकी जो जन्मजात प्रवृत्तियां, बच्चे क्या हैं, बच्चों में मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिनको उजागर नहीं कर पाता है बच्चा, लेकिन शिक्षा क्या करती है, उनको उजागर करने का काम करती है। ठीक है, तो शिक्षण एक शिक्षक की दृष्टि से हर शिक्षक का कर्तव्य है कि उनकी जो जन्मजात प्रवृत्तियों को वो उजागर करने में बच्चों की मदद करें, जिससे वो अपने स्किल को या जो है अपने जो योग्यता है उसको आगे निकाल सके और उसमें जो है आगे बढ़ सके। ये टीचर का काम है। ठीक है, अब जो है इसमें इन्होंने क्या बताया कि अब प्रश्न उठता है कि बच्चों को क्रियाशील कैसे बनाया जाए। पहले तो बात की मैं समझा दूं कि जितनी ज्यादा इंद्रियां आपकी किसी भी कार्य को करने में, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो केवल देखने से 10%, देखने सुनने से 20%। ठीक है, क्या होता है देखिए मैं बताती हूँ। केवल देखने से, ये कॉल जैन ने बताया था ये वाला जो है प्रिंसिपल, कि किस तरह से जो है बच्चों की क्रियाशीलता जागृत होती है। जैसे देखने से, केवल देखने से, केवल देखने से 10%। ठीक है, और देखने सुनने से, देखने व सुनने से 20%। ठीक है, देखने सुनने और क्रिया करने से 40%। देखने सुनने से, लिखने से, देखने सुनने व लिखने से 40%। और क्रियाशीलता से, क्रियाशील इसके इंद्रियों को क्रियाशील रहने, सारी इंद्रियां, जितनी ज्यादा इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, जैसे आपके हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह, सारे जो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील रहती हैं, उतना ही बच्चा ज्यादा सीखता है, उतना ही ज्यादा सीखा जाता है। यानी कि जो है करके सीखने से, यानी कि प्रैक्टिकली, बच्चा सीख सकता है। यानी कि जितनी ज्यादा इंद्रियां क्रियाशील रहेंगी बच्चा उतना ज्यादा सीखता है। ये जो है इसका नियम है, कोलचेन ने इसको सिद्धांत
इसमें इन्होंने बताया कि करके सीखना, भ्रमण, कार्य अनुभव इन्होंने बताए थे। क्या क्या चीजें बताई थी इन्होंने कि जो है कैसे सीखा जा सकता है, करके सीखना, किसी भी कार्य को करके सीखना, ठीक है। भ्रमण करके सीख सकते हैं, कार्य अनुभव से सीख सकते हैं, से सीखना। और नेक्स्ट है आपका जो है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो है, जैसे कमेनियस, एक कमेनियस शिक्षा शास्त्री हुए हैं, कमेनियस, ठीक है। इनका व्यू था कि जो है किसी भी स्तर पर कुछ सीखना है तो करके सीखना चाहिए, किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर कुछ सीखना है तो करके सीखना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बताई कमेनियस के अनुसार। तो ये आपका हुआ क्रियाशीलता का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाकी जो चीज समझ में ना आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा। मैंने नेक्स्ट बताया था अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। ये नेक्स्ट है। इसमें क्या है कि बच्चों को मोटिवेशन जब एक टीचर देता है तो उसके सीखने की क्षमता उसकी और ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी रुचि होती है तो इस हिसाब से बच्चा जल्दी सीख सकता है। तो सभी शिक्षा शास्त्री अधिगम के लिए छात्रों की रुचि को रेखांकित करते हैं। अध्यापक चाहे जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करे, लेकिन उसका प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक कि छात्रों की पाठ्य वस्तु में रुचि ना हो। बच्चे उसी विषय को सीखने में रुचि लेते हैं जो उनकी जन्मजात इच्छाओं को संतुष्ट करता है। बच्चों में जिज्ञासा की जन्मजात शक्ति होती है। वह प्रत्येक नई बात को जानने हेतु इच्छुक रहता है और उस नई बात को जिससे उसका संबंध होता है उसके मन में एक आश्चर्य उत्पन्न होती है। जब यदि अध्यापक किसी परिस्थिति का निर्माण करता है कि बच्चे पाठ्य वस्तु को जानने की जिज्ञासा प्रकट करने लगें, तो बच्चों की पाठ्य वस्तु में रुचि हो जाएगी। रुचि के कारण वे अपना सारा ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित कर देंगे। सीखने की क्रिया प्रभावशाली हो जाएगी तथा शिक्षण का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की आंतरिक स्थिति जो पाठ्य वस्तु व क्रिया की ओर आकर्षित करती है वह क्या है? अभिप्रेरणा है। जो आंतरिक स्थिति है उनकी पाठ्य वस्तु और क्रिया के प्रति वो क्या है? अभिप्रेरणा। प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि बच्चों को सीखने के लिए तैयार किया जाए, मोटिवेट किया जाए। मन ने कहा है इसके बारे में, मन एक जो है शिक्षा शास्त्री रहे हैं, उनके अनुसार, मन के अनुसार अध्यापक का छात्रों को सीखने, इंग्लिश में बता देती हूँ, मन के अनुसार a teacher who is attempting to teach
इंस्पायरिंग द pupil यानी कि शिष्य with a desire to learn is hammering on cold iron। ठीक है, ये जो है मन के अनुसार अध्यापक को छात्रों की सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयत्न ठंडे लोहे को पीटना है। मन ने कहा था कि जो है अगर टीचर कोई क्या करे, छात्रों को सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना, अगर टीचर छात्रों को प्रेरित किए बिना सिखाता रहे तो क्या होगा, वो ठंडे लोहे पर जो है पीटने के बराबर है। ठंडे लोहे को जैसे पीटा जाता है उसी तरह से, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या है, ठंडे लोहे पर पीटने के समान है, ये उसने कहा था। वाकई सही है। जब तक टीचर मोटिवेट नहीं करेगा और ऐसे पढ़ाता रहेगा तो क्या होगा, वो जो है कोई यूज का नहीं होगा। उसकी जो पढ़ाई है, यानी कि टीचर को किस सिद्धांतों पर चलना चाहिए कि उनको, बच्चों को मोटिवेट करे और उनकी रुचि के अनुसार ही उनको पढ़ाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और क्या बताया था, मेल्टन के अनुसार, मेल्टन शिक्षा शास्त्री रहे हैं, मेल्टन के अनुसार यदि अभिप्रेरणा दिया जाए, अगर यदि प्रेरणा दी जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। जो शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, ये जो है, यदि अभिप्रेरणा दी जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा, जो शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है। इसको इस तरह समझिए, जब अभिप्रेरणा दी जाती है तभी बच्चे आगे को सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और हमारा क्या है, उनको प्रोत्साहित करना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो मेल्टन ने ऐसा कहा था। अब ये अभिप्रेरक भी दो तरह के होते हैं। अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो है आपका प्राकृतिक अभिप्रेरक, ठीक है, और दूसरा है कृत्रिम, जो जन्म से पाए जाते हैं, नेचुरली जो आते हैं, जो नेचुरली होते हैं, उनको प्राकृतिक अभिप्रेरक कहते हैं। उनको उकसाकर शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, जो जन्मजात हैं उनको उभार
विकसित होता है, जो जन्म से आता है प्राकृतिक, और जो समाज में रहकर जो विकसित होता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि बाद में बनता है। ये जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसका। अब जो है अभिप्रेरणा कैसे दी जाए बच्चों को, जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि जो है बच्चों को किस तरह से अभिप्रेरित किया जाए। परिणाम का किस तरह से अभिप्रेरित करना है, विधियां इसकी, अभिप्रेरणा की विधियां। की विधियां कौन कौन सी हैं? परिणाम का पूर्वाभास करा के, पहला है परिणाम का पूर्वाभास कराकर और श्रव्य दृश्य कैसे प्रेरित किया जा सकता है? श्रव्य दृश्य सामग्री कक्षा में लाकर ठीक है, और भावना जागृत करके इस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, करके हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे परिणाम का पूर्वाभास कराकर, मीन्स इसका मतलब है कि शिक्षण में अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु छात्र को उस विषय या पाठ का शिक्षण जिसका दिया जा रहा है कि लाभ का आभास करा देने से छात्र पाठ को सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसका क्या करा करके इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस बता के कि इसको आपको इसके पढ़ने से ये लाभ प्राप्त होगा, लाभ बताकर, उसका लाभ या इम्पोर्टेंस बताकर, ठीक है, लाभ या इम्पोर्टेंस बताकर बच्चों को लाभ या इम्पोर्टेंस बता दें तो बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री कक्षा में लाकर, मीन्स इसका मतलब है यदि किसी विषय के शिक्षण हेतु कक्षा में टीएलएम, मैंने पहले ही बताया था, टीएलएम मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में दृश्य श्रव्य सामग्री लाकर रखी जाए तो छात्र उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक होकर सीखने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, जब दृश्य श्रव्य सामग्री होगी, सामग्री से बच्चे अपने आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। भावना जागृत करके आत्म गौरव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हम बच्चों में स्पर्धा की भावना जागृत करते हैं जो अभिप्रेरणा का कार्य कर सकती है। यानी कि हम क्या करें, उसकी कंपटीशन की भावना अगर जागृत करते हैं बच्चों की कि उसने इस तरह से किया, आपको भी इस तरह से करना चाहिए, तो उनकी भावनाओं को हम जागृत करके भी उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। जैसे बच्चों की कविताओं को कंठस्थ करने की प्रेरणा दी जा सकती है। यानी कि अंताक्षरी में जो अंताक्षरी कराते हैं, अंताक्षरी में जो दल जीतेगा उस दल के प्रत्येक सदस्य के आत्म गौरव की भावना की संतुष्टि होती है, और जो दल हारता है वह अगली बार जीतने के लिए बार बार उसके लिए प्रैक्टिस करता है। यानी कि रुचि अभिप्रेरणा का क्रियात्मक स्वरूप है। मैंने बताया था रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि रुचि प्लस अभिप्रेरणा क्या है, रुचि प्लस अभिप्रेरणा दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दोनों अधिगम का क्रियात्मक
समूह है। ठीक है, ये दोनों क्रियात्मक समूह हैं। अभिप्रेरित होकर लोग किसी विषय में रुचि लेने लगते हैं। जहाँ रुचि जागृत होती है वहीं हम कहते हैं कि बच्चे अभिप्रेरित होकर शिक्षण में रुचि लेने लगे और अध्ययन तथा अध्यापन क्रिया में भाग लेने लगे। शिक्षण में रुचि लेने हेतु मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया आज आपके दो सिद्धांत मैंने पढ़ाए हैं। एक तो था क्रियाशीलता का सिद्धांत और दूसरा था अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, इसको जो है ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच।